हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 का एग्जाम का पेपर कैसा आया था। पैटर्न देखो बहुत सिंपल है, जैसा पैटर्न पहले आया करता था लगभग पैटर्न वैसा ही रहेगा, तो पैटर्न को समझ लो। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं मिड टर्म में, जो पैटर्न रहता है सिमिलर रहता है, कोई खास अंतर नहीं रहता है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी जो वीडियोज है वो आ सके। पहले पैटर्न को समझते हैं जिसमें आपको 3 आवर्स दिए गए थे, 80 मार्क्स आपके सामने मैक्सिमम होते हैं। 34 आपके सामने क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 1 से लेकर 21 आपके 1 नंबर वाले हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। बाकी 22 से लेकर 27 आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपके 60 से 80 वर्ड्स में अधिक नहीं होना चाहिए। 28 से 30 आपके 300 से 350 वर्ड्स। फिर बाद में 31 से लेकर 33 जो स्रोत या प्रश्न आधारित आपके होते हैं। बाद में 34 जो है मानचित्र होता है 5 नंबर का। सो सारे करने कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे पैटर्न बहुत सिंपल है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि चित्र को पहचानिए और चित्र को पहचान करके आंसर दीजिए। आपका पहला बोलता है कि विशाल जल सेतु है, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है कि आपका ये प्राचीन इमारत है। सी ऑप्शन आपका है कि ये साम्राज्य राजा का महल है, या फिर आपका कैथेड्रल है। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है का, ठीक है। का इसका राइट आंसर है, मतलब ये विशाल जल सेतु आपका है। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। का अरामाइक भाषा से, खा लैटिन भाषा से, गा अक्कदी भाषा से, घा यूनानी भाषा से। इसका जो राइट आंसर आपका है यूनानी भाषा से हुई है, जिसके 2 शब्द हैं मैसोस और पोटेमोस। मैसोस मतलब होता है मध्य, पोटेमोस मतलब होते हैं नदियां। तो दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, मेसोपोटामिया कहा जाता है। और मेसोपोटामिया इराक का हिस्सा है वर्तमान में। किसका हिस्सा है, इराक गणराज्य का हिस्सा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोज जो आपकी है वो 1740 के दशक में शुरू हुई, ठीक है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण नहीं था। दोनों गलत हैं, ये आपके दोनों गलत हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की पुरातात्विक जो खोज है वो 1840 है और यूरोप वासियों के लिए जो मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण था, तो दोनों ही गलत हैं। इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो घा होगा, ठीक है। दोनों गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4, रोमन चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस के नाम से जाना जाता था, उसका वजन डैश विशुद्ध चांदी हुआ करता था। तो जो आपका चांदी का सिक्का था का 2.5 ग्राम, मतलब लगभग मान के चलो 2.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.5 ग्राम, 3.5 ग्राम। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है बी, मतलब खा 4.5 ग्राम आपका विशुद्ध चांदी हुआ करता था और दिनारियस का सिक्का, ठीक है। तो आप इसका आंसर बता देंगे बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है जिसमें बताना है कौन सी चीज़ किससे संबंधित है। तो ऑगस्टस का प्रिंसिपेट आपका कंफर्म है। तो देखो ए का डी कितनों में, ए का डी किस में, ए का डी सिर्फ एक में ही है भाई, आगे जाना नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं किसने क्या है। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का सिक्का, तो देखो थर्ड का बी भी होना चाहिए, थर्ड का बी भी है, चलो 2 कंफर्म कर लिया। अब उसके बाद आपका देखिए इसमें सेकंड का ए, जो आपका सेकंड का जो आपका ए है, मतलब डायोक्लिशियन ने 100 प्रांतों की राजधानी की स्थापना करी। और लास्ट में बचा एक जस्टिनियन जिसने शासनकाल समृद्धि और महत्वाकांक्षा के आपका उच्च स्तर का घोतक था। तो इसका ऑप्शन जो है वो खा रहेगा। जिसने भी खा लगाएगा बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट होने वाले, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 6 आपका क्वेश्चन है कि उर मेसोपोटामिया के कैसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई, ठीक है। सेकंड बोलता है कि वह पतली घुमावदार गलियां व घरों के भूखंडों का कैसा एक जैसा कोना होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उर नगर एक नियोजित था। नहीं भाई, कॉमन सेंस, अगर घुमावदार गलियां हैं भैया, ऐसे ऐसे गलियां हैं, ऊपर आगे ऊपर आपके घर कहीं ऐसे बने हैं, कोई ऐसा बना है, कोई पैटर्न ही नहीं है, तो वो नियोजित तो नहीं हो सकता। वर्तमान में जैसे हमारा हड़प्पा सभ्यता हमारी जो थी, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता आपकी 12वीं क्लास में आप पढ़ोगे, वहाँ पे आपका है। हमारा जो चंडीगढ़ भी एक आपका पंजाब की राजधानी, वहाँ पर नियोजित है। तो पहला तो सही बोल रहा है, दूसरा गलत है। देखिए दूसरा कौन सा है, केवल आपका जो है कथन कौन सा सही है, तो केवल आपका फर्स्ट जो कथन है वो सही है, केवल पहला सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तेमुजिन का प्रथम मित्र तथा विश्वस्त साथी कौन था। का येशुजेई, ठीक है। खा ओंग खान, गा जमुका, घा बोगुरचू। देखो इसका राइट आंसर, जिस बच्चे ने पढ़ रखा उसको तो एक एक चीज पता है कौन है। येसुजेई उसके पिता का नाम था, ओंग खान उसका चाचा भी था और प्रतिद्वंदी भी कह सकते हो, क्योंकि बाद में पता चलता है कि उसने उसके पिता को मरवाया था। जमुका उसका भाई भी था जिसे आंडा भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे आंडा भी कहा जाता है। बचा कौन सा फिर एक लास्ट वाला घा, बोगुरचू उसका पहला और विश्वसनीय मित्र था। घा ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आज मेसोपोटामिया में निम्न में से किस देश गणराज्य का हिस्सा है।
का ईरान, खा अफगानिस्तान, गा इराक या घा चीन। जिस बच्चे ने भी आपका इराक लगाया बिल्कुल सही है और काफी अच्छे क्वेश्चन है, लेवल यही रहने वाला है, काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब कहां से मिलती थी? तो रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की जो शराब है, का कैंपिनिया, खा सिसिली, गा गैलिली या घा स्पेन। इसका देखिए राइट जो आंसर है आपका का ही रहेगा, कैंपेनिया से ही मिलता था। कैंपेनिया के अलावा देखो आपका जो सिसिली है और बाइजेकियम है, मतलब सिसिली और एक और नाम होता है बाइजेकियम जो आपका है बाइजेकियम, इन दोनों जगह पर गेहूं मिलता था। क्या मिलता था? गेहूं, मतलब सिसिली में गेहूं है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड गैलिली, तो गैलिली का जो इलाका है यहाँ पे आपका गहन कृषि हुआ करती थी। क्या होती थी? गहन कृषि आपकी हुआ करती थी। रह गया स्पेन। स्पेन में आपका जैतून का तेल है। स्पेन में क्या है? आपका जैतून का जो तेल है वो स्पेन में आपका रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि बर्बर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बर्बर का मतलब होता है भाई गैर यूनानी। क्या लिखोगे? गैर यूनानी जो लोग हैं उनको बर्बर कहा गया है, ठीक है, आप इतना लिख दीजिए, काफी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 11वां, कौन सा कथन सत्य है? तो चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोलों के गोपनीय इतिहासकार, जो कि आपकी मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग है, ठीक है, ओके। मार्को पोलो द्वारा मंगोल दरबार का यात्रा वृत्तांत जो इतालवी और लातिनी भाषा में उपलब्ध है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। दोनों सत्य हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, का ऑप्शन ही इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12। अब हमें देखो कुछ चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि मिलान करना है। तो मुझे कंफर्म पता है कि इंग्लैंड का हेनरी सप्तम है। अब हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड का सी कितनों में, सेकंड का सी कितनों में, ठीक है, 2 में, एक इसमें है और एक इसमें, ओके। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई फ्रांस का कौन था? लुइस जो 11वां है, लुइस 11वां वो आपका फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का था। तो लुइस 11वां देखना पड़ेगा फ्रांस का। आपका थर्ड का डी कितनों में? थर्ड का डी भी ठीक है, चलो इसमें ही है। उसके बाद बचा स्पेन। स्पेन का जो आपका है इसाबेला दी इस्ते जो है वो स्पेन का है, आपका इसाबेला दी इस्ते स्पेन है। तो यहाँ पे आपको जाएगा फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रांस और बचा फोर्थ का ए। राइट ऑप्शन आपका इसका खा रहेगा। क्या रहेगा? खा रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13, फ्रांस के शासकों का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था? का ओबे मतलब एक आपका कह सकते हो मठ होता है। ओबे मतलब एक मठ होता है, कह सकते हो, जहां आपके भिक्षु रहा करते थे, उसे ओबे कहते हैं। उसे मोनेस्ट्री भी कहते हैं। जो आपका ओबे और मोनेस्ट्री है जहां आपके भिक्षु लोग रहा करते थे। ये व्यापारियों का समूह होता है जो वस्तुओं की गुणवत्ता को और उसकी चीजों को निर्धारित करता है, तो उसे श्रेणी कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। और फिर आपका आता है वैसलेज। तो इसका राइट आंसर जो है वैसलेज होता है, जिसमें जैसे राजा जो होता है, राजा का और अपनी प्रजा का जो जुड़ाव है वो वैसलेज प्रथा के अनुसार है, मतलब ऑप्शन घ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या सही है? कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि समाज में संयुक्त परिवार को ही आदर्श माना जाता था, ठीक है। पिता घर का मुखिया होता था, ठीक है। पिता का घर, पशुधन और उसके जो खेत हैं पुत्रों को मिलते थे। इसमें आप देखिए सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संयुक्त की जगह एकल परिवार है, ठीक है। एकल परिवार वहां आदर्श था। तो देखिए सेकंड एंड थर्ड कितनों में है? सेकंड थर्ड आपका जो है वो खा में है, ऑप्शन खा इसका सही रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां, निम्नलिखित में से किसे रोमोत्तर राज्य नहीं कहा जा सकता? और जैसे एग्जांपल आपका है, तो मैं आपको बता दूं कि रोमोत्तर का मतलब रोम के उत्तर, मतलब रोम के बाद कौन कौन सी जगह जहां किसी और ने शासन किया या कब्जा कर लिया। देखिए स्पेन में आपका वसीगोथों का राज्य है, गॉल में फ्रैंको का राज्य है, उत्तरी अफ्रीका में सेंट ऑगस्टिन का राज्य है, ये इटली में लोबार्डो का राज्य है। इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा वो है गा, उत्तरी अफ्रीका में सेंट ऑगस्टिन का राज्य, क्योंकि जो ये जनजातियां हैं जर्मन मूल की जनजाति जिन्होंने उन इलाकों में कब्जा कर लिया था। तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन गा रहेगा। इसके साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 16वां, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? ऑप्शन का है आपका 8वीं सदी, ऑप्शन खा है आपका 9वीं सदी, ऑप्शन गा है आपका 10वीं सदी, या ऑप्शन का है 11वीं सदी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के निशान लगे हुए हैं, वो निशान वो गलत है, इन बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन घा है। क्या है? ऑप्शन घा। 11वीं सदी में ही रोमन साम्राज्य, आप कह सकते हो कि सामंतवाद का जो उदय है आप प्रकार से यूरोप में, वो 11वीं सदी में होता है। 9वीं सदी वाला जो है वो नाइट वर्क का उदय है। किसका उदय है? नाइट वर्क का उदय है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार के और अभिकथन कारण और आर्क जो है उसको स्पष्ट बताइए भी क्या है, सही है कि नहीं है।
तो ये कहता है कि जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता है लेकिन अक्षर होते हैं। ओके ठीक है। मेसोपोटामिया की लिपिक जो है सैकड़ों चिन्ह मिलते हैं, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बट दोनों का मिलान नहीं हो रहा है, दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो खा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपको फिर से मिलाने वाला है। कौन क्या है? तो भाई देखो, चंगेज खां के पिता का नाम येसुजेई था, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम आपका तेमुजिन था, चंगेज खां का प्रथम मित्र बुगुरचू था, सगा भाई जमुका या आंडा था। अब देखिए ये किस में मिल रहा है, मतलब पहले का बी होना चाहिए, पहले का बी ठीक है, दूसरे का आपका फर्स्ट ए होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद तीसरे का आपका डी होना चाहिए, ठीक है, चौथे का आपका चौथा जो हमारा है उसका होना चाहिए, लगभग मान के चलिए चौथा है, तो फिर बुगुरचू होना चाहिए। ऑप्शन जो है वो ये मेल खा रहा है क्योंकि पहले का बी ठीक है, दूसरे का ए ठीक है इसमें, क्योंकि ए इसमें है और इसमें है, ठीक है, तीसरे का आपका इसमें फिर से इसने बोल दिया है कि डी होना चाहिए, तो तीसरे का डी इसमें है, इसमें ये इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा अपने आप ही, और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका जो का रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 19 आपका है कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक को उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहा जाता था, ठीक है। टैली एक प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा, पादरी या अभिजात वर्ग पर लगा, गलत। पहला सही है कि ठीक है, आपका चर्च लिया करता था उपज का किसानों से, आपका 10वां हिस्सा बिल्कुल सही है, उसे टीथ कहते थे, लेकिन जो टैली नामक कर है ये राजा किसानों से लेता था, किससे? किसान से, मतलब कृषक से, एक प्रकार से कृषक कह सकते, किसानों से लिया करता था, ना कि पादरी अभिजात वर्ग। पादरी और अभिजात वर्ग टैक्स से उन्हें छूट मिली थी, तो ये ऑप्शन गलत हुआ, केवल एक सही है, ठीक है। कौन सा देखिए, कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य वाला जो है वो दूसरा वाला असत्य हो जाएगा, खा, ऑप्शन खा गलत होगा। उसके साथ देखिए भिक्षुओं के वे समूह जिन्हें मठ में नहीं रहते थे वो क्या कहलाते थे? का पादरी, खा फ्रायर, गा नन या घा सर्फ। देखो यार एक एक चीज बता देता हूं, पादरी वो जो है जो चर्च में रह रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। फ्रायर वो लोग हैं जो घूम रहे हैं, एक जगह टिक नहीं रहेंगे और अपना प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। नन वो है जो महिला है, मतलब महिला जो भिक्षु हुआ करती थी उसे नन कहते थे। और सर्फ जो है किसानों को कहा गया है, किसको कहा गया? किसानों को, जो मतलब दास किसानों ने सर्फ कहा गया है। इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा वो है खा, फ्रायर लोग हुआ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 21 आपका, मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहते थे? का कनात, खा कराकियात या गा कुरिलताई, घा कुबकुर। इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा का। कुरिलताई जो है वो सभा आपकी थी और इसी को कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेक करो कितने आपके हैं, जितने बच्चे बताएंगे भाई 21 में से आपके कितने मार्क्स आए, कमेंट बताओ कि आपके एमसीक्यू में कितने सही रहे। अब देखो सारे क्वेश्चन, ये A to Z क्वेश्चन आपको मेरे ऑल चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाएंगे, और ये लास्ट ईयर आए भी हुए हैं। पहला क्वेश्चन ही पूछ लेता कि भाई मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बता दो। देखो यार तुम लोग ना पहले एक काम करो, एक छोटा सा नॉर्मल सा भारत का जैसे मैप है, भारत के बगल में क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में आपका ईरान, ईरान के बगल में इराक, मतलब इस इराक की बात हो रही जो यहाँ पर है। तो इराक की विविधता क्या थी भाई? देखो इराक को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, एक उत्तर इराक, एक पूर्वोत्तर इराक, एक पूर्व इराक, एक दक्षिण इराक। इसमें ही मेसोपोटामिया था। जो आपका उत्तर का इलाका है वहां पे आपका जो स्टेपीज के मैदान थे, जहां ड्रैगन देवता था, और वही इलाका जहां खेती, आप कह सकते हो खेती किसानी तो नहीं, पशुपालन हुआ करता था पहले वाले में, उत्तर वाले में। और जो पूर्वोत्तर वाला इलाका, यहाँ पे जंगल वंगल भी थे, झरने थी, झीलें थी, फरात नदी थी, तो यहाँ कृषि भी संभव था पूर्वोत्तर में। जो पूर्व का इलाका, यहाँ पे फरात नदी के माध्यम से, चाहे वो ईरान हो चाहे वो तुर्की हो, इनके लिए व्यापार किया जाता था। और जो दक्षिण का इलाका है वहां पे दसला फरात नदी आती थी, उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी। उसके अलावा यहाँ पे शहरीकरण और आपका लेखन कला की शुरुआत दक्षिण में हुई। ये सारी विशेषता आप बता दोगे। मेसोपोटामिया यायावर समुदाय के बारे में लिखिए। तो देखिए मेसोपोटामिया का जो यायावर समुदाय है, जिसमें मारी का उल्लेख मिलता है कि मारी में किस प्रकार से एमोराइट जो राजा था आपका, वो भी आपका मारी का राजा उस वंश से था। और मारी में एक प्रकार से बहुत सारे यायावर थे जो आपके घुमा फिरा करते थे। और यायावर आपको बताना है अक्सर किसानों में, यायावरों में, उसके बारे में भी आप बता सकते हो किस प्रकार से यायावर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और खास करके इसको लेकर किसानों में, यायावरों में लड़ाइयां भी अक्सर हुआ करती थी। ये बातें आप बता सकते हो। और कुछ यायावरों ने साम्राज्य की स्थापना भी बाद में की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के निम्नतर वर्ग, जिसे हम सामूहिक रूप से हिमेरोलिस कहते हैं, इसके विषय में क्या है? तो देखो भाई ये जो आपका वर्ग था काफ़ी ज़्यादा आपका सबसे निचला वर्ग था, जो आपकी फैक्ट्रियों में मजदूरी किया करता था। जैतून की जो फैक्ट्रियां हैं या तो वहाँ पे मजदूरी कर रहा है, ठीक है,
जैतून की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, या फिर बंदरगाहों में, एक प्रकार से जो बंदरगाह आपके होते हैं बंदरगाहों में मजदूरी कर रहा है। इसके अलावा ये आपके ईंट के जो भट्टे हैं वहां मजदूरी कर रहा है, तो इसके बारे में ये आपको थोड़ा जानने को मिल सकता है। साथ ही चंगेज खां की विधि संहिता यास है, तो देखो चंगेज खां की जो विधि संहिता है इसे हम एक या आपका आदेश है, ठीक है, आदेश कह सकते हो, यज्ञप्ति कह सकते हो, यज्ञप्ति जो आपकी होती है, और एक प्रकार से ये आपका कानून संहिता है जिसके माध्यम से चंगेज खां के जो वंशज हैं उन्होंने चंगेज खां का नाम लेकर के उसको लागू किया और उन्होंने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। तो इसमें सारी की सारी कानून विधि के बारे में है आपका चंगेज खां के। मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि हरकारा पद्धति क्या है। देखो हरकारा पद्धति एक प्रकार की संचार पद्धति है। क्या है ये? संचार की है। संचार का मतलब देखो दो प्रकार का संचार हुआ करता था। एक आपका था उलुक, ठीक है, उलुक मतलब होता है अश्व सेना के माध्यम से। किसके माध्यम से? अश्व सेना के माध्यम से। एक हुआ करता था आपका दावा, दावा मतलब होता है पैदल सेना। कौन सी सेना? पैदल सेना। और दोनों के लिए आपके यहाँ पे 3 कोस की दूरी पर, एक 3 कोस की दूरी पर जो होता था उसको हम उलुक बोलते हैं। एक 4 कोस की दूरी पर जो आपके टेंट लगे होते थे कि दूसरा व्यक्ति जाएगा आगे, वो आपके जो है ये 4 कोस दूरी वाला ये घोड़े द्वारा है, और जो 3 कोस वाला है ये आपका पैदल दावा वाला होगा। इस बात को याद रखना, दोबारा से आप बता सकते हो, काफी इजी है। अब यूरोप की आर्थिक संरचना का आधार क्या था? देखो यूरोप में सिंपली आपको बताना है कि यहाँ पे बड़े बड़े स्तर पे, चाहे वो आपका बंदरगाह हो चाहे आपके खाद्यान्न हो, उसके अलावा आप कह सकते हो कि यहाँ पर आर्थिक संरचना तो जो थी उसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पे जो काम है वो मशीनीकरण किया गया था। मशीनीकरण का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा था। ये आपके बड़े माध्यम थे वहाँ पर के, खास करके यूरोप में आर्थिक संरचना का जो आधार है कुछ इस प्रकार से आपका रहा, जब बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मशीनीकरण है, श्रम का विभाजन जैसी चीज़ें आप बता सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 27वां कैथेड्रल। ये भी हमारे ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में हमने डाल रखा है। कैथेड्रल एक प्रकार का मान लो बड़े बड़े चर्च हैं और चर्च के पास जो बसे गांव बस जाते थे एक प्रकार से, या नगर बस जाएगा, लोग बस जाया करते थे, वो कैथेड्रल नगर कहलाते थे। ठीक है, अब कैथेड्रल में क्या होता है कि ये आसपास के ऐसे चर्च बनाए जाते हैं जिसमें अभिरंजित कांच होता है। उन कांच में आपका बाइबल आपका उत्कीर्ण होता है और उसको अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कैथेड्रल को लेकर के। तो ये अपना लगभग इस चीज के बारे में आपको 6 चैप्टर में 3 वर्ग वाले में मिल जाएगा। किसमें? 3 वर्ग का जो चैप्टर है इसमें आपको कैथेड्रल के बारे में लास्ट टॉपिक में मिल जाएगा। साथ ही यूरोप में आपका सामाजिक अस्तित्व का चौथा वर्ग, अब देखो बच्चे लोग पढ़ लेते हैं, आपका एक वर्ग आपका पादरी वर्ग हो गया, ठीक है जी, पादरी वर्ग पढ़ लिया मैंने तो हो गया काम मेरा। दूसरा मैंने पढ़ लिया जी अभिजात वर्ग हो गया मेरा, ठीक है जी मैंने पढ़ लिया अभिजात वर्ग हो गया। तीसरा मैंने पढ़ लिया कि भाई कृषक वर्ग हो गया, अब ये मेरा काम खत्म, 3 वर्ग तो हो गए। लेकिन चौथा वर्ग भी निकल के सामने आ रहा था। इस चौथे वर्ग में आपको बताना है कि इसमें स्वतंत्र आपकी, इसमें एक्चुअली बात ऐसी थी, कहानी है पूरी, समझो इस बात को, कि स्वतंत्र होने की चाह रखने वाले, जो मतलब स्वतंत्र होना चाह रहे थे, स्वतंत्र मतलब गुलामी में थे ना, बहुत सारे दास आपको पता है कि कृषक दास किसी लॉर्ड के या किसी अभिजात के गुलाम हुआ करते थे, तो वो लोग आजादी चाह रहे थे। तो इसमें यह हुआ करता था कि मान लो कोई कृषक दास है, अब वो कृषक दास अपने लॉर्ड से दूर भाग जाता है और एक साल आपका एक दिन बच के रह लेता है अपने लॉर्ड से, तो अब उसको आजाद कर दिया जाएगा। अब वो आजाद नागरिक है, स्वाधीन नागरिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर के आपको बताना है कि नगर का जो विकास हो रहा था इसमें अधिकतर जो व्यक्ति थे या तो वो स्वतंत्र किसान थे या फिर दास किसान आपके जो थे, जो भाग कर आए थे, मतलब एक प्रकार से भगोड़े कृषक, ये वो लोग थे। बाद में चल के यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में है वो दुकानदार हैं, इसमें दुकानदार हैं या व्यापारी लोग इसमें शामिल आपके हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप बताओ कि बाद में फिर साहूकारों की और वकीलों की आवश्यकता पड़ी और ऐसा कहा कि अगर 30,000 लोग कहीं पर एक रहने लग गए यहाँ पर, तो फिर ऐसा कहा जाता था कि उन्हें समाज का चौथा वर्ग बना दिया गया। मतलब अगर कोई इलाका है जहाँ 30,000 लोग रह रहे हैं तो उसे समाज का चौथा वर्ग बना दिया गया था। ये बातें आप बता दो कि बहुत ईजी है। अब एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई एक आएगा, 100% श्योर हूं, 100% श्योर हूं कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि बताओ भाई रोमन साम्राज्य में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, या फिर रोमन सभ्यता की सबसे बड़ी देन क्या है। पहली बात तो आपको बतानी कि रोमन साम्राज्य का जो लेखन कला है 500 ईसा पूर्व में आपको कुछ पट्टिकाएं पाई गई हैं। 3200 ईसा पूर्व में जो आपका पट्टिकाएं हैं उसके माध्यम से लेखन कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेखन कला जो आपका है मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था, जिसमें आपका पहले तो अन्य भाषाओं का जो अनुवाद है वो भी शुरू होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें लेखन कला के विकास में धीरे धीरे करके बताओगे। और लेखन कला में आप भाषाओं के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हो, कैसे कैसे भाषाओं का विकास होता है, चीज़ों का विकास होता है। जो अक्षर हैं मेसोपोटामिया में, जो अक्षर हैं वो किलाकार हुआ करते थे, किलाकार, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो। किलाक्षर अक्षर भी इन्हें कहा गया है, ये सारी बातें आप बताओगे। सबसे बड़ी देन है आपका काल गणना। क्या है?
काल गणना, ठीक है, काल गणना मतलब समय की गणना करना, और आपकी गणित की विद्वता, गणित की विद्वता मतलब आपकी विद्वानी, ये सबसे बड़ी देन है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो आपके साल भर में 12 महीने होते हैं, ठीक है, एक महीने में आपके 4 हफ्ता होते हैं, एक आपका सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में एक घंटे में आपको 24, एक घंटे में लगभग 24 आपके 60 आपके मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये सारी बातें आप बता सकते हो। उसके बाद रोमन जो सभ्यता है उसके आधारभूत लक्षण क्या है। देखो भैया, रोमन सभ्यता जो है यहाँ पे आपका कह सकते हैं हम लोग की बड़ी मात्रा में जो संसाधनों का है, बड़े बड़े स्तर पे जो समाज आपका है, समाज के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि समाज में आपका जो वर्ग है, इसमें आपका उच्च वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसके अलावा इसमें संभ्रांत वर्ग रहा, जो समाज की आधारभूत चीज़ें हैं, और साथ ही यहाँ पे जो समाज था वहाँ पे एकल परिवार की व्यवस्था रही। ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें लगभग उस समाज के बारे में बता सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत सिंपली समझ लीजिए कि रोमन साम्राज्य में लगभग अगर मैं बांटूंगा तो 3 वर्गों को मैं बांट दूंगा सामाजिक श्रेणी में। पहला वर्ग आपका है सेनेटर। कौन सा वर्ग है ये? पहला वर्ग है सेनेटर। आप इसमें ऊपर वाले में भी लगभग थोड़ी चीजें बता सकते हो, ये वाली कोई दिक्कत नहीं है। सेनेटर वर्ग, जिसमें अश्वरोही वर्ग भी कह सकते हैं। और दूसरा वर्ग आपका जो था, दूसरा वर्ग जो है अश्वरोही वर्ग है। अच्छा, अश्वरोही वर्ग दूसरा है जो समाज द्वारा से सम्मान मिलता था। और तीसरा जो वर्ग है उसे हम लोग बोलते हैं फूहड़। क्या बोलते हैं? फूहड़ वर्ग जो होता है, फूहड़ और निम्न वर्ग जो आपका है, वो तीसरा वर्ग आपका इस समय हुआ करता था। ये बातें आप रफली बताओगे तो आपका जो एग्जाम जो है बहुत अच्छा इसमें जा सकता है। मध्यकालीन यूरोप में 3 वर्गों के बारे में जो आपको बताना, तीसरे वर्ग, भाई तीसरा वर्ग जो है वो कृषक वर्ग है। कौन सा वर्ग है? कृषक वर्ग है। और कृषक वर्ग की स्थिति सबसे खराब हुआ करती थी। इसमें भी 2 प्रकार थे, एक स्वतंत्र कृषक और एक होता है दास कृषक। दास कृषक, ठीक है। स्वतंत्र कृषक की स्थिति जो थी वो लॉर्ड के, अपनी जमीन को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में मानता था, और जो दास कृषक था अपना सारा जीवन जो है लॉर्ड की जमीन पर काम करते करते लगभग बिता दिया करता था। इनको कोई वेतन नहीं मिलता था, इनकी कोई जमीनें नहीं हुआ करती, इनकी स्थिति बहुत खराब थी। इनका शोषण समाज में हुआ। लॉर्ड ने तो किया ही किया, बाद में जो एक नया वर्ग उभर के आता है नाइट वर्ग, उसके लिए भी इन्होंने काम फोकट में करा। तो ये मतलब बहुत स्थिति खराब थी। तो पैसेज पढ़ के आपको सिंपल बताना है कि भाई क्या चीजें आपकी थी। देखो बहुत सिंपली आप बता सकते हो कि रोमन साम्राज्य, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले इसको पैसेज को मत पढ़ा करो, क्वेश्चन नीचे चले जाओ। अब ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद का संबंध किस बात से है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो इसका संबंध आपका रोमन अभिजात वर्ग की आमदनी और 5वीं शताब्दी के संदर्भ में। ठीक है जी, आंसर मिल गया। रोमन साम्राज्य के घरानों की स्थिति क्या रही, यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ बोलिए कि रोमन साम्राज्य के घरानों की जो प्रत्येक के पास कुछ आपके सब कुछ मौजूद था। एक मध्यम आकार का शहर तक चीज़ें मौजूद थी, तो ये तो बड़ी बात है। ठीक है, क्या क्या था? अनेक मंच थे, मंदिर थे, फव्वारे थे, स्नानागार था, बहुत कुछ था इनके पास। और वार्षिक जो संपत्ति थी लगभग 4000 पाउंड के आसपास सोना प्राप्त हुआ करता था। अब ये आमदनी का बहुत, रोमन समाज में परिवारों की आमदनी का बहुत अधिक थी। इसका उदाहरण है तो 4000 पाउंड जो प्रतिवर्ष उन्हें मिला करता था, जो इस चीज़ों से इन्हें लगभग आप कहोगे कि बेचने से मिलता था। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो, ये पैसेज का पार्ट है। मंगोल द्वारा किए गए विनाश का आंकलन कीजिए। तो मंगोलों ने क्या विनाश किया उसको देखेंगे। पहले टॉपिक को देखते हैं। जिन नगरों में चंगेज खां प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया उसके प्रति उसकी क्या नीति थी? बहुत सिंपल थी भाई, खत्म कर दो उस सोसाइटी को, उस नगर को ही खत्म कर दो जिन्होंने हमारे सामने घुटने नहीं झेके। इस संबंध में कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो भाई उदाहरण बहुत सिंपल है। देखिए, जुवैनी ने आपका उदाहरण दिया कि वहाँ पे उसने इतने सारे लोगों को बहुत जल्दी ही मार दिया था, बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया था। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। बाकी जगह का नाम, जहाँ पे ये देखिए, ये उदाहरण आपके सामने है कि लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उन्हें हाथों से, अपने जीवन से उन्हें हाथ धोना पड़ा। निशापुर का भी यही हाल होता है, लगभग निशापुर का भी यही कहता है। जुवैनी ने मर्म में मारे गए लोगों की संख्या अनुमान कैसे लगाया है? देखिए, जुवैनी जो है, जुवैनी का नाम यहाँ पर है, तो जुवैनी ने जो है मर्म लोगों की अवध किया। तो इसका अनुमान लगा कि 13 दिन में लगभग आपके 1 लाख जो लोग हैं उनके शव प्रतिदिन गिने जाते थे। तो इस आधार पर उसने 13 लाख लोगों की बात कही है। तो इस आधार पर उसने गणना की है। आप बॉक्स से पढ़ के आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेनेडिक्टिन मठों में, अब देखो इसके बारे में है कि क्वेश्चन है पहला कि उपयुक्त नियमों का पालन अपेक्षा किससे द्वारा की गई थी? उपयुक्त जो नियम है उसका पालन की भिक्षुओं से अपेक्षा की गई थी। इसमें भिक्षु के बारे में बात है। मठों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? भाई जो भी चंदा है, जो भी चीज़ें हैं उसके माध्यम से जो मिल रहा है, तो उसके माध्यम से लोग उसका निर्माण कर रहे हैं मठवट का। तीसरा है कि भैया आपको दृष्टि से विनम्रता क्या है? विनम्रता का मतलब बहुत सिंपल है कि आप विनम्र होने चाहिए, आप चीज़ों को ना खराब करें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, आज्ञा का पालन करें। विनम्रता का बहुत सिंपल अर्थ भी है, आज्ञा का पालन आप करो। अब आपका आ जाता भाई मैप। मैप में देखो बहुत सिंपल है कि भाई क्या चीज़ों की बात की गई होगी। देखो यार, मैप है, ऐसा ही मैप आएगा। ऐसे मैप में देखो, अगर मैं आपको सही से समझा दूं तो सबसे जो ऊपर आपका होता है वो बेबीलोन आपका सबसे ऊपर यहाँ पर होता है। क्या होता है? वैसे सबसे ऊपर यहाँ पे मारी होगा आपका, ठीक है, मारी होगा।
मारी के नीचे जैसे आप आओगे तो बेबीलोन आपका फिर होता है बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन आपका होता है। नीचे जाके दो एक साथ हैं, उरुक ऊपर है और फिर उर उसके नीचे है। तो ये आपका मेसोपोटामिया के एरियाज़ की बात है, यही मेसोपोटामिया में से आएगा और कोई मेसोपोटामिया का टॉपिक तो आएगा नहीं। अब ये हमारा जो है ये आपका चंगेज़ खां वाले टॉपिक में से और मंगोल अंपायर में से आ जाता है। तो जो लोकेशंस बच्चे ने भर रखी है भारत के, यहाँ भर दिए, गलत है, यहाँ भरनी चाहिए आपको, ये इलाका होना चाहिए जहाँ पे आपको शुरू करना है। जहाँ पे एक इलाका आपका निशापुर का होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप बात करो, अगर इसने निशापुर नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ, निशापुर भी है। हेरात जो इलाका है हेरात का, वो यहीं पर है, हेरात का जो इलाका है वो यहाँ पर है, यहाँ पर हेरात। उसके बाद आपका बुखारा का इलाका इसके जस्ट ऊपर है, बुखारा, बुखारा इसके जस्ट ऊपर है। और समरकंद बुखारा के ऊपर है, मतलब मान लीजिए कि अगर ये हेरात है, ये बुखारा है, तो समरकंद थोड़ा सा यहाँ जाके समरकंद लिख दो। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। मैंने कोशिश करी कि दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।